हाय, पिछले साल के बहुत सारे पॉपुलर वर्ड जैसे आंदोलनजीवी, कैमराजीवी, फेंकना, झूठ बोलना, कोरोना, लॉकडाउन, इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन के साथ इस साल एक वर्ड और जुड़ गया है और वो है ओमिक्रॉन। मतलब कोविड के एक नए सरदार आ गए और WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। मतलब जैसे हमारे यहाँ मिस वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, मतलब उसी तरीके। और अब इंडिया में ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर है। अब वायरस में बदलाव यानी म्यूटेशन तो बहुत सारे होते रहते हैं और हमारे यहाँ भी कोई है जो हर चुनाव के पहले बदल जाता है। कभी सन्यासी, कभी कैमराजीवी, कभी रवींद्र बाबू, कभी चाय वाला, कभी आंदोलनजीवी। मेरा मतलब है कि वायरस में म्यूटेशन होते हैं। आप किसके बारे में सोच रहे हैं? ओमिक्रॉन के बारे में ना। तो मतलब ओमिक्रॉन बहुत जल्दी बदला है। इसने ये नहीं बोला। नहीं। जब किसी भी मरीज में कुछ अलग देखा जाता है तो उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है और इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा बदलाव देखे गए और इसी की वजह से वो तेजी से फैल सकता है। इस ओर कर दो कैमरा। एक्सपर्ट के लिए वायरस का बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर वायरस का व्यवहार बदल जाए तब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन की सीवियरिटी बदल जाती है। और इन ओमिक्रॉन भाई साहब ने हमारी बीमारी से लड़ने के तरीकों को इफेक्ट किया ही है और आज भी एक बहस जारी है, इम्यूनिटी होगी कि नहीं होगी। और कोई रोको ना दीवाने को कह के बढ़ता ही जा रहा है और ये वैक्सीन से पाई इम्यूनिटी को भी धोखा दे रहा है और जो एंटीबॉडीज हमारे अंदर बनी है उनको भी ये धोखा दे रहा है और प्रभावित कर रहा है। पर उसके बाद भी इसके बारे में कुछ भी कहना अभी काफी जल्दी होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? पर वैक्सीन बनाने वाले आशावादी कि वैक्सीन काफी असरदार होगी। अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ली है, पर मोदी जी की कैमरे पे पूरी नजर है। मतलब है कि मोदी जी के कोरोना पे पूरी नजर है और हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड भी बनाए जाते हैं और उसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें मोदी जी की फोटो होती है कि सुधर जाओ वरना मोदी जी तुम्हें भेज देंगे। सब तरफ एक डर था ये वेरिएंट भी कहीं पिछले वेरिएंट की तरह बहुत ज्यादा इंटेंस वेव लेके ना आ जाए। पर नए वेरिएंट में जो लक्षण देखे जा रहे हैं वो बहुत माइल्ड हैं और जो उम्मीद जगाता है कि डेल्टा वेरिएंट की तरह घातक तो नहीं होगा। राम निकला रे, देव मानुस निकला। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, फ्रांस और भारत में भी ज्यादातर इन्फेक्टेड हुए लोगों में माइल्ड सिम्टम्स ही देखे गए। WHO का मानना है कि ओमिक्रॉन को चेंज द कोर्स ऑफ पैंडेमिक, यानी कि आगे की इस बीमारी के तौर तरीके पूरे बदल सकते हैं। जो लक्षण इसके निकल के आ रहे हैं वो भी सामान्य कोल्ड वाले लक्षण ही। जिन लोगों में कॉमन कोल्ड के लक्षण देखे हैं उनमें आधे कोविड पॉजिटिव निकले। सेज कमेटी की मीटिंग में भी साइंटिस्ट ने ओमिक्रॉन के सिम्टम्स में बदलाव देखा है और लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट कम देखा गया। अभी तक की फाइंडिंग से यही मालूम पड़ता है कि ये माइल्ड इन्फेक्शन करता है और डेल्टा वेरिएंट से कम घातक है। पर WHO का मानना है कि हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? WHO का कहना यह भी है कि माइल्ड कहना मिसलीडिंग है और लोगों का जो नजरिया इस बीमारी के लिए वो लापरवाही की तरफ जा रहा है। इससे कई सारी जाने जा सकती हैं। अमेरिका में हुई स्टडी से मालूम पड़ा है कि वहाँ पे केस तो कई सारे बढ़े हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन का जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो ये इस पेंडेमिक का लेस वरीइंग फेज है, यानी कि कम चिंताजनक फेज है। वायरस तो हमेशा हमारे साथ रहेगा पर इस वेरिएंट से लोगों में इतनी इम्यूनिटी हो जाएगी कि पेंडेमिक खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों का डेटा ये बताता है कि वाइड स्प्रेड इम्यूनिटी और न्यूमरस म्यूटेशन के बाद अब ऐसा वायरस का वेरिएंट आया है जो पहले के मुकाबले कम गंभीर बीमारी करता है। What's your problem with it? साउथ अफ्रीका में भी यही पाया गया था कि जो भी हॉस्पिटल में बीमार थे उनके 73% कम चांसेस थे गंभीर बीमारी की तरफ जाने के। 5 अलग अलग रिसर्च में ये भी पता चला है कि ये वेरिएंट उतनी आसानी से फेफड़ों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है जितना पहले के वेरिएंट करते थे। हांगकांग में एक स्टडी से पता चला कि ओमिक्रॉन डीप लंग टिश्यूज को कम और हायर ब्रोंकियल टिश्यूज को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की रिसर्च में भी ये पाया गया है कि वायरस ऊपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करने वाला बन रहा है बजाय लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के और इसीलिए ज्यादा ट्रांसमिसिबल होता जा रहा है। सीधी बात करें तो इसका मतलब ये है कि इस बीमारी में अब लंग का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जैसे पहले केसेस में देखा गया था कि लंग्स में ये इन्फेक्ट करता था और ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, वो अब कम देखा जा रहा है। और हमारे जो सांस लेने वाला सिस्टम है जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं उसके ऊपरी हिस्से में ये इन्फेक्शन करता है जिसकी वजह से इसकी फैलने की क्षमता भी बढ़ गई है और बीमारी भी माइल्ड हो गई। हालांकि ये बीमारी वैक्सीन लगवाने वालों और वैक्सीन ना लगवाने वालों दोनों को हो रही है, पर ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल पहुंचने वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अमेरिका जो इस बीमारी की इस वेव से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था वो भी अब इससे बाहर आता दिख रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि अब वायरस कम खतरनाक बीमारी करेगा। इस सारे शहर को
दुल्हन की तरह सजा दो। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि अमेरिका में भी ये फास्ट टू राइज और फास्ट टू फॉल वाले पैटर्न को ही फॉलो करेगा, यानी जहां पे भी इसके केस बढ़े हैं वो उतनी ही तेजी से कम भी हुए हैं। इधर भारत में कुछ प्रमुख डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट को लिखा है अनवारंटेड मेडिकेशंस, टेस्ट और हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस में कराए जाने वाले सीटी स्कैन और टेस्ट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। एक तो ये बहुत ज्यादा महंगे हैं और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। मगर इतना सेंटी क्यों रहे? कोविड में दी जाने वाले दवाइयों को भी इरेशनल प्रैक्टिस बोला है इन लोगों ने। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने भी कोविड की सेकेंड वेव के बाद इन दवाइयों को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया था। माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में दवाइयों की जरूरत या तो ना ही होती है या बहुत कम ही होती है, और इन दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो लोग सेकेंड वेव में हॉस्पिटल जाके सही भी हो गए थे वो आज भी परेशान हैं। अस्पताल उन मरीजों को भी एडमिट कर लेते हैं जिनको हॉस्पिटल की एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। इससे उन पेशेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है। अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ही लेना चाहिए, पर इस वजह से उनको बेड नहीं मिल पाता। इसके अलावा अन्य बीमारियों के मरीजों को भी सफर करना पड़ रहा है जिनको ज्यादा इमरजेंसी है। ये दुख की बात। सरकार को अपनी गाइडलाइंस भी अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं गाइडलाइंस को डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। ओमिक्रॉन पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की इफेक्टिवनेस भी काफी कम है, तो इनके बारे में भी गाइडलाइन अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि इनका भी काफी इस्तेमाल हो रहा है। और सरकार को जनता को एजुकेट भी करना चाहिए। कोविड के साथ एक बहस और भी शुरू हुई, नेचुरल इम्यूनिटी बेटर है या वैक्सीन से पाई इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी आती है बीमारी के होने के बाद। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से पाई इम्यूनिटी इस ओमिक्रॉन में काम करेगी कि नहीं। सीडीसी के एक स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों की बीमारी हो चुकी है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है, यानी उन लोगों को सबसे कम खतरा है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि WHO ने वैक्सीन को प्रमोट करने के चक्कर में नेचुरल इम्यूनिटी को इग्नोर किया है। आपदा को अवसर में बदल दिया। अभी तक साइंस की नॉलेज के अनुसार नेचुरल इम्यूनिटी किसी भी बीमारी के अगेंस्ट सबसे लंबा और सबसे असरदार प्रोटेक्शन दे सकती है, पर WHO ने अपनी किसी भी एडवाइजरी में नेचुरल इम्यूनिटी को वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। कई स्टडी में ये प्रूव होने के बाद भी कि नेचुरल इम्यूनिटी वैक्सीन से पाई इम्यूनिटी से ज्यादा अच्छी है। पिछली मई में WHO ने कहा था कि वैक्सीन से पाई इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी एक बराबर है। इससे पहले अप्रैल 20 में WHO ने कई सरकारों के इस सुझाव को नहीं माना था कि नेचुरल इम्यूनिटी पाए लोगों को इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट दिया जाए, जिससे वो ट्रैवल कर सकें, क्योंकि वो री इन्फेक्शन से सुरक्षित थे। और WHO ने यह भी कहा था कि पर्याप्त सबूत नहीं है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कितनी प्रभावी है। कई सारी साइंटिफिक स्टडी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि नेचुरल इम्यूनिटी यानी कि बीमारी से पाई इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है। अमेरिका, यूके और इजराइल में हुई 4 डिफरेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि कोविड इन्फेक्शन 80 से 90% सुरक्षा देता है री इन्फेक्शन से, और 94% सुरक्षा देता है सिम्प्टोमेटिक डिजीज के। WHO ने इसके जवाब में ये कहा कि अभी उपलब्ध टेस्ट और जानकारी इम्यूनिटी की ड्यूरेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम री इन्फेक्शन के बारे में सही नहीं बता सकती है। तुम सिर्फ बेवकूफ बनाते हो। जबकि रिसेंट सारी स्टडीज में पता चला है कि नेचुरल इम्यूनिटी भी वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह ही सिम्प्टोमेटिक डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्शन दे सकती है, एटलीस्ट फॉर द अवेलेबल फॉलो अप पीरियड। एक बात ये भी है कि जब WHO ने मान लिया था कि नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से पाई इम्यूनिटी बराबर है, तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि नेचुरली रिकवर्ड लोगों को वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। नवंबर 2021 की टेक्निकल ब्रीफ में भी WHO ने नेचुरल इम्यूनिटी को इग्नोर किया था। एम्स के डॉक्टर राय का ये भी कहना है कि WHO ने वैक्सीनेशन के लिए एक बेहतर इम्यूनिटी यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी को नकारा है, और अगर सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो ये बात अपने आप ही खत्म हो जाएगी कि नेचुरल इम्यूनिटी ज्यादा बेटर होती है। डॉक्टर अमित बनर्जी का कहना है कि नवंबर में WHO को कहना चाहिए था कि नेचुरल इम्यून लोगों को वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है। इजराइल की एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि नेचुरल इम्यूनिटी वैक्सीन से पाई इम्यूनिटी से 13 गुना ज्यादा असरदार है, पर WHO ने इसे अपनी एडवाइजरी में क्यों नहीं डाला। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। JNU के प्रोफेसर डॉक्टर गोवर्धन दास का ये भी मानना है कि WHO अपने स्टेटमेंट से एक पैनिक क्रिएट कर रही है जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। उनका ये भी मानना है कि एक तरफ WHO ये मानती है कि नेचुरल इम्यूनिटी वैक्सीन से पाई इम्यूनिटी के बराबर ही प्रोटेक्शन देती है, फिर भी जिन्हें बीमारी हो गई उन्हें ऑलरेडी इम्यूनाइज नहीं मान रही है। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड भी होंगे। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर नेचुरल इम्यूनिटी बन जाएगी, पर कुछ जानकार इसको सही नहीं मानते और इसको एक खतरनाक आइडिया मानते हैं, क्योंकि अभी हम ओमिक्रॉन के बारे में बहुत कम जानते हैं। कोविड और खासकर लॉन्ग कोविड के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ज्यादातर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की एफिकेसी भी ओमिक्रॉन के खिलाफ काफी कम है या इनइफेक्टिव है। कंट्रोल में छपी एक खबर के अनुसार ऐसा भी शक हो रहा है कि कहीं ये वेव सीवर से होके तो नहीं आई है, क्योंकि सीवर में इस वायरस की प्रेजेंस मिली है। 20 जनवरी को हमारे यहाँ 3,47,000 केसेस थे।
अब जबकि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में आ गया है तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। पर इतने बढ़ते कोविड के बीच में भी जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली 5 लैब पैसे की कमी के चलते केमिकल रिएजेंट नहीं खरीद पा रही हैं और बंद हो गई हैं। ये सब भारत के कोविड जेनेटिक कंसोर्टियम के पार्ट थे। अब हमारे यहाँ 5 राज्यों में चुनाव है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने रैलीज पे रोक लगा रखी है, पर डोर टू डोर कैंपेन को अलाउ किया है। पर अगर इसी तरह केस आते रहे तो लोग वोट करने कैसे जाएंगे और प्रत्याशियों को क्या पूरा प्रचार करने का मौका मिल पाएगा। पर चाहे कुछ भी हो, अपना ख्याल रखिए और चाहे ये कितना भी माइल्ड क्यों ना हो, इससे दूर रहिए। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।